नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 11 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1, महिलाओं से किया वादा निभाया। कांग्रेस अध्यक्ष बोली, सरकार ने पूरी की 1500 देने की गारंटी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज़ैनब चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार हमेशा महिला हितैषी रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश में एकल नारियों को मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है और सबसे बड़ी गारंटी महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा पूरा किया। महिलाओं के अधिकार के लिए महिला कांग्रेस हमेशा तत्पर है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा लगभग 25 राज्यों में महिलाओं की आवाज बुलंद कर चुकी हैं। नारी न्याय को लेकर महिला कांग्रेस पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। वह रविवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में नारी न्याय सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज़ैनब चंदेल ने कहा है कि समाज में महिला किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश और प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने सभी महिलाओं से संगठित होकर महिला न्याय के लिए लड़े का आह्वान किया। इस मौके पर जिला महिला कांग्रेस शिमला ग्रामीण की अध्यक्ष वनीता वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में विभिन्न ब्लॉक से बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को शॉल, टोपी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें एकल नारी की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला चंदेल, शकुंतला देवी, पार्वती तंवर, गीता सोनी, प्रवीण बानो, बिमला, निशा, शारदा शर्मा, आशा देवी, संतोष, सत्या चौहान, निशा प्रधान, पुष्पा, कैलाश राणा, रंजना कुमारी, राजकुमारी नेगी, रेखा शर्मा को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कविता कंवर, वृंदा सिंह, शशि ठाकुर, पुष्पा शोक्ता, सत्य वर्मा, राजकमल, कमलेश ठाकुर, कृष्णा जरियाल, सभी जिला महिला कांग्रेस की पदाधिकारी गण व अन्य महिला कांग्रेस की पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहीं। आज पंडोगा त्यूड़ी पुल का भूमि पूजन करेंगे डिप्टी सीएम। पंडोगा त्यूड़ी पुल जल्द लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। सोमवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पंडोगा त्यूड़ी पुल का भूमि पूजन करेंगे। पंचकूला की अंकुश बंसल फर्म द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। पंडोगा त्यूड़ी पुल पर 50.60 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पुल की कुल लंबाई 560 मीटर होगी। यही नहीं, पुल के दोनों छोर पर पंडोगा से त्यूड़ी तक करीब 3 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग भी बनेगा। सड़क की चौड़ाई 7 मीटर होगी। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा सेतु बंधन योजना के तहत इस पुल के लिए बजट मिला है। यह पुल हरोली, गगरेट, चिंतपूर्णी व कुटलैहड़ विधानसभाओं को आपस में जोड़े का काम करेगा। समाचार नंबर 2, हरिपुर की धरोहरों को 1 करोड़, अनुराग ठाकुर ने की घोषणा। लंबे समय से उठ रही मांग आखिर पूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरिपुर की धरोहरों के संरक्षण के लिए उन्होंने केंद्र से 1 करोड़ रुपया स्वीकृत करवा दिया है, जिससे जल्द अब इन धरोहरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा।
खंडहरों में तब्दील हो चुकी धरोहरों के दिन अब बहुरने वाले हैं। ऐतिहासिक नगरी हरिपुर की धरोहरें अब जल्द ही नए रूप में दिखेंगी। इन धरोहरों के जीर्णोद्धार का सपना अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बदौलत हकीकत बन गया है, जिससे इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। हरिपुर में उपडाकघर का उद्घाटन करने पहुंचे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मन से हरिपुर की धरोहरों के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की घोषणा की। बता दें कि यह पैसा सांसद अनुराग ठाकुर ने संस्कृति विभाग भारत सरकार से स्वीकृत करवाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद इस विषय पर 2 बार केंद्रीय संस्कृति मंत्री से बात कर हरिपुर की धरोहरों के संरक्षण के लिए कहा था। गौरतलब है कि बीते कुछ माह पहले देहरा विधानसभा से लगभग 60 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत सागर की अगुवाई में इन धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिला था तथा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन धरोहरों के जीर्णोद्धार की मांग को उनके समक्ष रखा था। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। डॉ सुकृत सागर, भाजपा नेता देहरा ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का क्षेत्र को दी गई इस सौगात के लिए आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हरिपुर की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पैसा स्वीकृत करवाया है। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इन सैकड़ों साल पुरानी धरोहरों के जीर्णोद्धार का कार्य मील का पत्थर साबित होगा। इससे हरिपुर सहित पूरा देहरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा। समाचार नंबर 3। अब यहाँ भी मिलेगी अंग्रेजी शराब। परमिशन के बाद 1 यूनिट पर खोले जा सकेंगी 2 स्मार्ट लीकर शॉप। हिमाचल सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार अब खाने पीने के सामान की दुकानों जैसे किराना शॉप, मॉल आदि में भी लोग अंग्रेजी शराब की खरीदारी कर सकेंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक यूनिट के तहत 2 स्मार्ट लीकर शॉप खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इच्छुक दुकानदार अपनी दुकानों में स्मार्ट लीकर शॉप खोलने के लिए कलेक्टर से परमिशन ले सकते हैं। इन 2 स्मार्ट लीकर शॉप में दुकानदारों को यूनिट के कोटे से अंग्रेजी शराब बेची जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने शराब की बोतलों पर से MRP हटाकर MSP की सुविधा शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर देशी शराब की सुविधा मिलेगी और स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी तथा NOC की शर्त हटा दी गई है। दुकानों तथा बार के खोलने व बंद करने के समय में छूट प्रदान की गई है। इसके साथ बियर की शेल्फ लाइफ 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दी गई है। ठेका मालिक अंग्रेजी शराब का कोटा खपत के अनुसार ही उठा सकते हैं। दुकान में कोटे की बजाय यूनिट का कोटा होगा। बोली व निविदा पर कैश डाउन कंडीशन रहेगी। राज्य कर व आबकारी विभाग के अनुसार जिला ऊना में 143 शराब के ठेके हैं, जिनको 8 यूनिट में बांटा गया है। सत्र 2024 से 25 के लिए शराब की दुकानों को खरीदने के लिए इच्छुक आवेदक 11 मार्च दोपहर 2 बजे तक अपने टेंडर डाल सकते हैं। स्मार्ट लीकर शॉप को चाहिए 400 स्क्वायर फुट जगह। राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद डोगरा ने कहा कि 1 यूनिट के तहत 2 स्मार्ट लीकर शॉप खोलने के लिए दुकानदारों को 400 से 500 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए, जहां पर परमिशन के बाद स्मार्ट लीकर शॉप खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई पॉलिसी में विक्रेताओं व उपभोक्ताओं के लिए काफी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। समाचार नंबर 4। 6 विधायकों को अयोग्य ठहराकर मजबूत हुई सुक्खू सरकार। 53% लोगों ने दिया सरकार का साथ। हिमाचल में राज्यसभा सीट पर 40 विधायकों वाली सुक्खू सरकार 15 MLA वाली भाजपा से हार गई।
उसके बाद हिमाचल में सियासी हड़कंप है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। अब ये विधायक उत्तराखंड के किसी होटल पर हैं। इन विधायकों पर कार्रवाई पर पूरे प्रदेश में गांव से लेकर शहर तक जोरदार डिबेट हो रही है। इसी ज्वलंत मुद्दे पर प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस ने जनता की राय जानने के लिए इस बार साप्ताहिक सर्वे में सवाल पूछा था कि क्या 6 विधायकों को अयोग्य ठहराकर सुक्खू सरकार मजबूत हुई है। इस पर जनता का मत आ गया है। सर्वे में अपनी राय देने वाले 53% लोगों ने सरकार के फैसले को सही बताकर कहा है कि इससे सुक्खू सरकार मजबूत हुई है। 4% लोगों ने कहा उन्हें इस विषय में पता नहीं है। सरकार के फैसले के खिलाफ 43% लोगों ने अपनी बेबाक राय दी। सर्वे में कुल 2233 लोगों ने अपना पक्ष रखा। सबसे ज्यादा कमेंट YouTube पर मिले। हिमाचल प्रदेश की सियासत पर देश की नजर। हिमाचल के इस सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर है। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था। इसमें संख्या बल प्रदेश की सुक्खू सरकार के साथ दिख रहा था। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि भाजपा के पास 25 MLA थे। 3 विधायक निर्दलीय थे। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया, तो भाजपा ने हर्ष महाजन को दावेदार बनाया। वोटिंग के दिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। नतीजों में यही वोटिंग कांग्रेस की हार का कारण रही। आप भी लें सर्वे में हिस्सा। प्रदेश का अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल हर सप्ताह प्रदेश के ज्वलंत मसले पर जनता की राय जानता है। इसके तहत दिव्य हिमाचल अखबार के प्रथम पन्ने पर सवाल देख सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट divyahimachal.com, YouTube व Facebook पेज पर जहां यह सवाल डिस्प्ले होता है, वहां अपनी राय दे सकते हैं। समाचार नंबर 5। बागी विधायकों को जनता माफ नहीं करेगी, सोलन दाड़ला घाट में जनसभा के दौरान बोले सीएम सुक्खू। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नोट के बदले वोट देने वाले विधायक जब जनता दरबार में पहुंच जाएंगे तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने रविवार को सोलन व दाड़ला घाट में आयोजित जनसभाओं में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह गडरिया भेड़ों को यहाँ वहाँ ले जाता है, वैसा ही हाल कुछ इन विधायकों का भी है। इन्हें भी कभी पंचकूला तो कभी कहीं ले जाया जा रहा है। अब इन्हें ऋषिकेश ले जाया गया है। शायद वहां ध्यान व योग के जरिए उन्हें अपनी गलती महसूस हो जाए। उपचुनाव में जब यह जनता के बीच जाएंगे तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये विधायक पंचकूला के एक 5 स्टार होटल में रहे तो 10 दिन में इनके ऊपर करीब 75 लाख रुपए खर्च आया है। उनका यह खर्च कौन वहन कर रहा है, यह जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके त्यागपत्र की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन वह एक योद्धा हैं और जीवन भर संघर्ष के दम पर यहां तक पहुंचे हैं। जब तक प्रदेश की अस्मिता पर बात नहीं आएगी, तब तक वह त्यागपत्र नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि जब भी असत्य सत्य से टकराने की चेष्टा करता है तो हमेशा जीत सत्य की ही होती है। सियासी चुनौतियों से नहीं घबराएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम राजनीतिक चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं। हम दृढ़ता से हर चुनौती का सामना करेंगे और वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के ध्येय के साथ कार्य कर रही है और सही नीतियों को आगे बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा का मजबूती से सामना किया। इससे पूर्व उन्होंने सोलन व अर्की विधानसभा क्षेत्र में 186 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सोलन में पार्किंग व इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 से 10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सोलन को 186 करोड़ के तोहफे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किए विकास परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को सोलन विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लगभग 186 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 7.37 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले ममलीग से कोट तक मार्ग के स्तरोन्नयन, 6.02 करोड़ रुपए लागत के शारदा घाट से डबलोग तक मार्ग के स्तरोन्नयन, 15.76 करोड़ रुपए लागत के वाकना घाट से सुबाथू मार्ग तथा 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डूमहर से गंभर पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 5.58 करोड़ रुपए लागत के पौघाट से पलाह मार्ग, 7.19 करोड़ रुपए के टिकरी टनांजी मार्ग, 29.30 करोड़ रुपए के सोलन से धरजा मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने 9.60 करोड़ रुपए के चंबा घाट से सलूमना मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य, 5.11 करोड़ रुपए लागत के मालगा कून मार्ग समीप बलेनी खड्ड, 5.60 करोड़ रुपए की लागत के बनने वाले मालगा से सैंज मार्ग की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 5.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपरला बड्योला से निचला बड्योला तक संपर्क मार्ग, 6.16 करोड़ रुपए लागत के लेहन कोटला से सुनु टिक्करी से चिराग संपर्क मार्ग, 5.56 करोड़ रुपए लागत के शमलिक चिल्ला मार्ग के मेटलिंग एवं टायरिंग कार्य, 12.22 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के सोलन स्थित तृतीय वृत्त के अधीक्षण अभियंता कार्यालय भवन और 1.35 करोड़ रुपए की लागत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवन सलोगड़ा के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, उषा शर्मा, मुकेश शर्मा, रोशन ठाकुर, शिव कुमार, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन कार्यों का किया लोकार्पण। सीएम सुक्खू ने 7 करोड़ की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सायरी, 1.19 करोड़ से निर्मित लोक निर्माण विभाग के सायरी स्थित विश्राम गृह, 3.49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महोगमतिमू बशील मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने पुलिस थाना सायरी, 12.17 करोड़ रुपए के कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय भवन व आवासीय परिसर, 1.83 करोड़ रुपए के जायका के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण केंद्र, 1.29 करोड़ रुपए लागत के राजस्व सदन सोलन, 1.10 करोड़ की स्ट्रीट वेंडर मार्केट सपरून और 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला बद्दी का लोकार्पण किया। समाचार नंबर 6। फोरलेन का उद्घाटन करेंगे पीएम। कीरतपुरनेर चौक फोरलेन का पुंग तक होगा वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को कीरतपुरनेर चौक फोरलेन का पुंग तक नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को पीटरहॉफ शिमला में सुना जाएगा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल और भाजपा का समस्त नेतृत्व शामिल होगा। इस फोरलेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 69 किलोमीटर लंबे फोरलेन को बनाने में कंपनी को करीब 4 साल लगे। इसमें ग्रीन फील्ड की लंबाई 47.753, ब्राउन फील्ड की 21.45 किलोमीटर है। 14 अगस्त 2019 को ब्राउन फील्ड का 249 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ था।
इसका 27 नवंबर 2019 को काम शुरू हुआ और 30 अप्रैल 2023 को इसे पूरा कर लिया गया। ग्रीन फील्ड का टेंडर 16 अक्टूबर 2020 को अवार्ड हुआ और 12 अगस्त 2021 को काम शुरू कर 7 जून 2023 को इसे पूरा कर दिया। इस परियोजना में 5 टनल बनाई गई हैं। इनमें सबसे बड़ी टनल 1800 मीटर गरामोड़ा, तिहरा टनल 1265 मीटर, भवाना टनल 740 मीटर, तुन्हू टनल 550 मीटर और सबसे छोटी टनल बागछाल 465 मीटर है। सभी टनल डबल लेन तैयार हो गई हैं। 4 टनल की समानांतर सुरंग के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। गरामोड़ा टनल की समानांतर सुरंग का काम चल रहा है। उसका काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना में कुल 37 पुल बने हैं। इनमें 22 बड़े और 15 छोटे पुल हैं। समाचार नंबर 7। लोक अदालत में 34,098 मामलों का निपटारा। मोटर वाहन चालान के मामलों में ई-पे से किया भुगतान। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 34,098 मामलों का निपटारा किया गया। प्रीलिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 9 मार्च 2024 को मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति ममिदन्ना सत्यरत्न रामचंद्र राव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे, ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे, ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में संदेश, जिंगल और आईसी सामग्री के वितरण और स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 83,365 मामले उठाए गए, जिनमें 34,098 मामलों का निपटान किया गया और लगभग 101 करोड़ से अधिक रुपए की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल की गई। 12,798 चालानों का निपटारा, 1.21 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय लोक अदालत में 12,798 वाहन अधिनियम के तहत किए चालानों का निपटारा करके 1.21 करोड़ का जुर्माना वसूल किया है। एसपी-टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन का 9 मार्च 2024 को उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान, राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिकोण से और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत किया था। उपरोक्त इस आयोजन के दौरान प्रदेश भर में 12,798 वाहन अधिनियम के तहत किए गए चालानों का निपटारा किया गया। चालानों का निपटारा करके वाहन चालकों से वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से 1.21 करोड़ का जुर्माना वसूला किया है। समाचार नंबर 8। संकल्प पत्र को सलाह लेने निकली भाजपा, बिंदल बोले, सुझाव यात्रा के जरिए सभी वर्गों से लेंगे राय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि रविवार को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संकल्प पत्र सुझाव यात्रा का शुभारंभ किया गया। चारों संसदीय क्षेत्रों में
2-2 अर्थात 8 वाहनों के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि देश के प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय की भागीदारी एनडीए का संकल्प पत्र बनाते हुए हो सके। शिमला संसदीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी की शुरुआत नाहन से करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि इस गाड़ी में सुझाव पेटी लगी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। 10 से 20 मार्च तक ये 8 गाड़ी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर सुझाव आमंत्रित करेगी। इसके अलावा हर शहर में 4 से 5 स्थानों पर सुझाव पेटी लगाई जा रही है, जिसमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। नमो ऐप व मिस्ड कॉल के माध्यम से भी जनता अपने सुझाव दे सकती है। डा राजीव बिंदल ने कहा कि हमें तुलना करनी होगी कि 2004 से 2014 के मध्य कांग्रेस सरकार बनाम 2014 से 2024 के मध्य मोदी सरकार की। कांग्रेस शासन पूरी तरह घोटालों से भरा हुआ शासन रहा, जिससे देश शर्मसार हुआ और भ्रष्टाचार में गरीब पिसता रहा, विकास बंद हो गया। जबकि मोदी सरकार के 10 वर्ष गरीब कल्याण के, महिला उत्थान के, किसान सम्मान के व युवा विकास के रहे। आर्थिक मजबूती से हुआ सुरंगों और सड़कों का निर्माण। डा राजीव बिंदल ने कहा कि आर्थिक मजबूती के कारण सड़कों का निर्माण, सुरंगों का निर्माण, रेलवे का विकास, हवाई मार्गों का विस्तार, पेयजल का विस्तार, नए नए एम्स व आईआईएम का निर्माण, स्वास्थ्य व शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार संभव हो पाए हैं। हिमाचल इसका बड़ा उदाहरण है, जहां पर फोनलेन नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। टनल के निर्माण से सड़कों की दूरी को कम किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, आईआईएम सिरमौर, मेडिकल कॉलेज चंबा, नाहन व हमीरपुर, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थानों ने हिमाचल को अलग लाकर खड़ा किया है। समाचार नंबर 9। असम में सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा एसजेवीएन। हिमंत बिस्वा ने 50 मेगावाट की सौर परियोजना का किया भूमि पूजन। असम के सोनितपुर में एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा विकसित की जा रही 50 मेगावाट की सौर परियोजना का भूमि पूजन असम के मुख्यमंत्री डा हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम पर एसजेवीएन की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने बताया कि एसजेवीएन असम में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए 320 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं विकसित कर रहा है। इसके अलावा असम के जिला सोनितपुर में ढेकियाजुली राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत बरसोला ब्लॉक के ग्राम सीतलमढ़ी में 50 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना को 291 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित किया जाएगा। परियोजना से प्रथम वर्ष में 101 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा और 25 वर्षों की अवधि में संचयी ऊर्जा उत्पादन लगभग 2319 मिलियन यूनिट होगा। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति असम पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 3.92 रुपए प्रति यूनिट की दर पर की जाएगी। यह सौर परियोजना 1,13,653 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के देश के लक्ष्य में योगदान देगी। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड असम राज्य में 200 मेगावाट, 70 मेगावाट और 50 मेगावाट की कुल 320 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाओं को विकसित कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह साझा विजन वर्ष 2030 तक गैरजीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% ऊर्जा उत्पादन करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया है।
भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में असम के आवास और शहरी मामलों के मंत्री शोक सिंघल, तेजपुर के सांसद पल्लव लोचन दास, बरचल्ला के विधायक गणेश कुमार लिंबू, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अजय तिवारी, एसजेवीएन के निदेशक अखिलेश्वर सिंह, एसजीएल के सीईओ अजय सिंह और एपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक राकेश कुमार उपस्थित रहे। समाचार नंबर 10। ट्रक ने कुचला पुलिस कर्मी, पामवटा में बातापुल चौक के पास हादसा, ड्राइवर मौके से फरार। पामवटा साहिब में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सिरमौर पुलिस के जवान को कुचल दिया। इस हादसे में पुलिस कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक काउंटर क्षेत्र के बतापुल चौक के समीप एक ट्रक ने बाइक सवार पुलिस कर्मी को कुचल दिया। जानकारी अनुसार जिला सिरमौर के पामवटा साहिब में बातापुल चौक के समीप सड़क हादसे में पुलिस के एक कर्मी की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। लोगों ने घायल पुलिस कर्मी को पामवटा सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मृतक की पहचान अनिल कुमार पुत्र स्व अमरजीत निवासी धुतनपुर के रूप में हुई है। मृतक नाहन पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पामवटा थाना प्रभारी अशोक चौहान अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, वह जांच में जुट गए हैं। एसडीपीओ पामवटा आईपीएस अदिति सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश में जगह-जगह नाकाबंदी लगा दी है। समाचार नंबर 11। तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन को हरी झंडी। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने रविवार को कहा कि पार्टी प्रमुख मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी के साथ गठबंधन को मंजूरी दे दी है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम आगामी आम चुनाव 2024 के लिए तेलंगाना में बीआरएस पार्टी, जिसका किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, के साथ गठबंधन पर अग्रिम बातचीत को मंजूरी देने के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे केंद्रीय समन्वयक सांसद श्री राम जी इस ऐतिहासिक प्रयास में पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए जल्द ही हैदराबाद पहुंचेंगे। बीआरएस और बसपा ने यहां बीआरएस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के बीच तेलंगाना में आगामी संसदीय चुनावों के लिए औपचारिक गठबंधन करने का फैसला किया गया था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के 9 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जयपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लालचंद कटारिया एक वरिष्ठ जाट नेता हैं और अशोक गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। कटारिया मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। राजेंद्र यादव भी गहलोत कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे थे और उनके पास गृह राज्य मंत्रालय था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पूर्व कांग्रेस विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा,
खिलाड़ी बैरवा, पूर्व निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व राज्य पार्टी प्रमुख सेवा दल सुरेश चौधरी, रामपाल शर्मा और रिजू झुनझुनवाला सहित अन्य नेता भी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए हैं। समाचार नंबर 12। शिमला में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का कैंडल मार्च आज। प्रदेश कांग्रेस सोमवार सायं 5 बजे रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अलोकतांत्रिक ढंग से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के विरोध में रोष प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च करेगी। इस कैंडल मार्च में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, कांग्रेस विधायक और पार्टी नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों व विभागों के सभी प्रमुखों पदाधिकारियों सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होने को कहा है। किमटा ने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनमत कांग्रेस के पास है और प्रदेश कभी भी यह सहन नहीं करेगा कि जनमत का किसी भी प्रकार से अपमान हो। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पूरी तरह मजबूत है। समाचार नंबर 13। पढ़ाई लिखाई से अनजान लोग पाएंगे अक्षर ज्ञान, SCERT ने तैयार किए मास्टर ट्रेनर। प्रदेश में ऐसे वयस्क नागरिक जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब असाक्षर से साक्षर बनाया जाएगा। दरअसल SCERT सोलन ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में असाक्षर लोगों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इसमें 15 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें उन्हें न केवल बेसिक एजुकेशन दी जाएगी बल्कि अक्षर ज्ञान के साथ उन्हें विभिन्न तरह के स्किल कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। हिमाचल के बिलासपुर जिला से इसकी शुरुआत कर दी गई है और अब प्रदेश के अन्य जिलों में यह शुरू किया जाएगा। SCERT के मुताबिक पूरे प्रदेश में ऐसे 90,000 वयस्क हैं जिन्हें साक्षर बनाया जाना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ये आंकड़े जुटाए हैं। इसमें मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं जो 11 मॉड्यूल पर पढ़ाई पूरी करवाएंगे। खास बात यह शून्य है कि इसमें ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं जो पढ़ाई करने के इच्छुक है। इस कार्यक्रम में अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्रदान करने के साथ उन्हें जीवन में आने वाले कुशलता के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य में स्वच्छता पर विशेष रूप से जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए यह अभियान छेड़ा गया है। इसमें अब सिर्फ शब्द और संख्या ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनमें निरक्षर लोगों को वह सारी शिक्षा भी दी जाएगी जिससे उनके जीवन में एक नया उल्लास दिख सके। वह उस ज्ञान से अपनी जरूरत के सारे काम निपटा सकेंगे। इनमें बैंकों से जुड़े लेन देन, साइबर सुरक्षा, मतदान, सेहत और रेल यात्रा आदि से जुड़ी सीख भी दी जाएगी। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें 2030 तक देश को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। समाचार नंबर 14। राजस्थान में लगेगा 500 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SJVN की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में रविवार को जयपुर में
राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए एक विद्युत उपयोग करार और 100 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए एक विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विद्युत मंत्री हीरालाल नागर, अमृत लाल मीणा सचिव, सुभाष पंत मुख्य सचिव, आलोक एसीएस पावर SJVN के निदेशक सुशील कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर SJVN की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने बताया कि SJVN ने अपने नवीकरणीय निकाय SGEL के माध्यम से राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ संचयी 600 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए 25 वर्षों के लिए दीर्घकालिक विद्युत उपयोग करार किया है। SJVN ने बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना से 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए RUVITL के साथ एक विद्युत उपयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं और राजस्थान सौर ऊर्जा परियोजना से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए RUVITL के साथ एक विद्युत खरीद करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 1000 मेगावाट सौर परियोजना से प्रथम वर्ष में 2454.84 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होने की संभावना है और 25 वर्षों की अवधि में संचयी ऊर्जा उत्पादन लगभग 56,474 मिलियन यूनिट होगा। परियोजना 5,491 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है और 30 सितंबर तक कमीशन होने की संभावना है। इस परियोजना की कमीशनिंग से 27,67,219 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की संभावना है। इस POA पर हस्ताक्षर के साथ SGEL ने इस परियोजना के लिए पूरे 1000 मेगावाट का टाई अप हासिल कर लिया है। समाचार नंबर 15। बैजनाथ के शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण को 1 करोड़। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS बाली ने कहा कि बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ जारी किया गया है। बाली रविवार को राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्यातिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीड़ बिलिंग ऐसा स्थान जिसे प्रकृति ने पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया की सबसे सुंदर साइट बनाया है। उन्होंने बीड़ में लैंडिंग साइट के विकास के लिए पर्यटन की ओर से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाली ने कहा कि लोगों की सुविधा के वंदे भारत बस सेवा जिसे पालमपुर से अंब तक आरंभ किया गया है, इस बस सुविधा को अब बैजनाथ से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के सभी होटलों में ऑफ सीजन में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 50% छूट दी जाएगी। पर्यटन सीजन में भी यह छूट 30% रहेगी। जिन पत्रकारों की मान्यता नहीं है, इस पर भी विचार किया जाएगा। बाली ने कहा कि मेले और उत्सव हमारी संस्कृति और सभ्यता के धरोहर हैं। अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेजने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बैजनाथ शिव मंदिर में उनकी तथा उनके परिवार अटूट आस्था और विश्वास है और इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है। महोत्सव समिति की ओर से RS बाली को SDM बैजनाथ देवी चंद ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में दर्जनों स्थानीय कलाकारों सहित अपूर्व शर्मा, अशोक कुमार, गोपाल सूद, राज वर्मा, हास्य कलाकार हरवंश अरोड़ा, नीतीश राजपूत सहित लोक कलाकार धीरज शर्मा ने प्रस्तुति दी। हार्मनी ऑफ पाइनस दूसरी सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण रहा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें।
इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।